बबलू ने मारा सुबो और लाल को थप्पड़। जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आगे यह दिखाया जाएगा कि नौकरी से निकालने जाने के बाद सुबह हो अब लालो नौकर बन गया है। अब उसे हर दिन लालो की सेवा करनी पड़ती है और पूरा दिन लालोन की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। वैसे तो इस सब के लिए सुबह खुद ही जिम्मेदार है। अगर वह लालोन के बाबा से पैसे नहीं लेता और उन्हें धोखा नहीं देता तो लालोन के बाबा की मौत नहीं होती और ना ही लालोन ने अपने परिवार को बस्ती में रहना पड़ता। सुबह की वजह से ही लालोन की माँ को दूसरे के घरों में काम वाली का काम करना पड़ा और लालोन की पढ़ाई छूट गई। बिपाशा और लालोन को अनपढ़, गंवार और बस्ती का गुंडा बुलाते हैं और उन्हें यह जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि लालू की इस हालत का जिम्मेदार सुबो है। और आज सिर्फ उसी के वजह से सुबो, तनुजा, बिपाशा और लाल को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अंजना और बाबुल बहुत खुश हैं क्योंकि अब वह उन्हें किसी का ताना नहीं सुनना पड़ रहा है। थामने और दादू भाई को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सुबह के साथ क्या हो रहा है। बिपाशा तो अंजना को अभी भी ताना मारती है कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है क्योंकि आपको वह दामाद कोई काम करने को नहीं कहता। लेकिन हमारा क्या, काकी माँ पूरा दिन अब किचन में ही रहती हैं और काका भी पूरा दिन बाहर काम ढूंढते जाते हैं। यह सुनने के बाद अंजना कहती है, बेटा मुझे लगता है कि शायद तुम भूल गई हो कि तनुजा सिर्फ कुछ हफ्तों ही काम कर रही है, वरना वह तो इतने सालों से महारानी की तरह घर में घूमती रहती थी और मैं पूरा दिन किचन में तुम सबके लिए खाना बनाती थी। मुझसे तो कभी एक बार भी नहीं पूछा कि बड़ो माँ आज आपका दिन कैसा गया। मेरी तरफ तो छोड़ो, मेरी तारीफ भी नहीं की, एक वाहवाही भी किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। मैंने कितना कुछ सहा था लेकिन उसके बदले मुझे कभी किसी ने कोई मान सम्मान नहीं मिला। और बेटा भी आज अपना होकर भी पराया लगता है और उसने कभी अपनी माँ से उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। और तुम एक बहू का काम होता है कि उसकी सास की मदद करे, लेकिन तुमने भी अपनी सास माँ की कोई बात नहीं मानी, कोई मदद नहीं की। तुम सिर्फ सुबह और तनुजा की चमची बनी रहती थी। और बेटा, मेरा बेटा भी सिर्फ उनके आगे पीछे ही घूमता रहता था क्योंकि तब उनके पास पैसा था, लेकिन अब नहीं है, इसलिए वह तुम लोगों से उन्हें अब अकेला छोड़ दिया है। तुम दोनों एकदम गिरगिट की तरह जैसे हो, बिना रंग बदल देते हो। जानते हो आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है। अंजना की बातें सुनकर बिपाशा की बोलती बंद हो जाती है और दूसरी तरफ लाल भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है क्योंकि लाल के पैसे के लिए अपने बॉस बनाए एग्ज़ाम पेपर्स लीक कर दिया और वह बात प्रिंसिपल को पता चल गई। इसलिए प्रिंसिपल ने लाल को नौकरी से निकाल दिया और उन्होंने कोलकाता में के पेपर्स में भी ये छाप दिया कि लाल ने पेपर्स लीक किए हैं। उसके बाद लाल ने कॉलेज में जाता है मगर उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि अब पूरे कोलकाता को पता है कि लाल ने पेपर्स लीक किए हैं। लाल को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली और उसके अकाउंट में के भी सारे पैसे खत्म हो गए हैं। सुबह की भी यही हालत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह को याद आता है कि दादू भाई ने जेठू के नाम पर बहुत सारे पैसे जमा किए थे और अब वह पैसे एक बहुत बड़ा रकम बन गया है। सुबह और लाल प्लान बनाते हैं कि वह जो भी पैसा आएगा उसे चुरा लेंगे। इसलिए रात होते ही सुबह हो और लाल चुपके से दादू भाई के कमरे में जाते हैं और वह फॉर्म चुरा लेते हैं, मगर बबूल ने बाहर से यह देख लिया है। बबूल और लालों के हाथ से वह फॉर्म छीन लेता है और वह सुबह और लाल को एक कस के थप्पड़ मारता है और घर के सारे लोग जमा हो जाते हैं और बबूल सुबह और लाल का भांडा फोड़ देता है और थामने और दादू भाई भी दोनों के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब बबूल ने सुबह को और लाल का भंडा फोड़ के ठीक किया या गलत? जो भी है हमें बताइए कि क्या हो। मैं शादी कुछ सालों के लिए रोक देता है और अब प्रियांशी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी तब हमारी शादी होगी। यह सुनते ही प्रियांशी, झनक और घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बा और सेजल भाभी बहुत गुस्सा होती हैं और वह झनक के ऊपर बहुत भाग भड़कती है और जाती है। लेकिन वह
कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुलदीप ने खुद कहा है पहले प्रियांशी की पढ़ाई पूरी होगी फिर शादी होगी। घर के सारे लोग कुलदीप और झनक को थैंक यू बोलते हैं। झनक सबसे पूछती है आप यह सब क्यों कर रहे हैं। फिर परिवार वाले बताते हैं कि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होती तो प्रियांशी तो इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमारे घर की लड़की को इतना बड़ा मौका मिला, वरना बाप प्रियांशी की शादी करवाने पर ही तुली हुई थी। अब फिर तुम्हारी वजह से प्रियांशी को वो करने का मौका मिलेगा जो वो चाहती है। सब लोग झनक का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर बा और सेजल भाभी नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आहान का जन्मदिन आ जाता है। अनिरुद्ध और अर्शी भी आहान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वापस कोलकाता चले जाते हैं। अर्शी बोस हाउस जाते ही दादू भाई को बताती है कि झनक जिंदा है और वह गुजरात में है। अर्शी दादू भाई को यहाँ की बताती है कि झनक ने अनिरुद्ध के दोस्त विवान से शादी कर ली है और अर्शी उन्हें पूरे कहानी भी सुनाती है। दादू भाई चाहते हैं कि झनक की जो है वो छोटान और मीनू की शादी में आए, इसलिए दादू भाई अर्शी को छोटान की शादी का कार्ड न्योता देने के पास पहुंचाते हैं और पहुंचाने के लिए कहते हैं। अर्शी छोटान की शादी का कार्ड गुजरात भेज देती है और झनक और विवान को कोलकाता बुलाती है। झनक को छोटान की शादी का कार्ड मिलता है और वह भी जाना चाहती है, मगर विवान जाएगा या नहीं यह उसे पता नहीं है। विवान जब घर आता है तो झनक उसे बताती है कि अनिरुद्ध के छोटे चाचा की शादी होने वाली है और अर्शी दीदी ने हमें शादी का कार्ड भेजा है। विवान कहता है ठीक है अवनी, हम जरूर चलेंगे। तो दोस्तों अब झनक विवान के साथ कोलकाता जाने वाली है, छोटान और मीनू की शादी में अटेंड करने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है झनक कोलकाता में जाने के बाद क्या दादू भाई झनक को वापस गुजरात आने देंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में बताइए। लेकिन यहाँ पे बा क्या करेगी झनक के साथ, उसका क्या करेगी। प्रियांशी जो है वो डांस कंपटीशन में पार्ट्स तो ले ली है, लेकिन वो जब घर पहुँच जाती है तो बा तो उसको मारने वाली हैं, लेकिन फिर जो झनक है वो उसको बचाते हुए नज़र आएगी और कहेगी बा ये इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसका पति भी वही चाहता है जो प्रियांशी चाहती है, तो उसे वो करने दीजिए ना। अनिरुद्ध हमेशा तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोलकर अर्शी झनक के ऊपर गोली चला देती है। अगर यहाँ से कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़, गोली सीधा जाकर अनिरुद्ध को लगती है, क्योंकि अनिरुद्ध अर्शी का पीछा कर रहा था। अनिरुद्ध को खून में लथपथ देख झनक अपने सर जी के पास जाकर रोने लगती है और वह एम्बुलेंस बुलाती है। यह सब देखकर शौक हो जाते हैं और वह अपने आप को कोसती है और वह सोचती है कि यह क्या हो गया, अब मैं भला क्या करूंगी। अगर अनिरुद्ध को कुछ भी हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ऐसा बोलकर अर्शी रोने लगती है। पुलिस भी अर्शी को गिरफ्तार कर लेती है। झनक और विवान यहाँ अस्पताल से अनिरुद्ध का ध्यान रख रहे होते हैं। अनिरुद्ध का केस भी बहुत सीरियस लग रहा है, डॉक्टर भी कुछ कह नहीं रहे हैं। झनक भगवान से विनती करती है कि उससे सर जी को बचा दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अनिरुद्ध बच पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको झनक ने लिया खुद के लिए एक बहुत बड़ा फैसला। जी दोस्तों जैसे कि अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों जिंदगी का नया मोड़ था, हर जगह रोशनी थे चमकती थी और मेहमानों से भरा हुआ था। झनक आज एक नए फैसले देने जा रही थी, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। विमान मंडप में उसे अपने साथ बैठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या झनक ने यह शादी करेगी या कोई यह नया तूफान आने वाला है। कभी एक जोर का शोर मचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और बिना तरफ दोस्तों मंडप के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक आवाज़ आई ना। सभी के पलट कर देखा, आदित्य वहाँ खड़ा था, आंखों में एक जुनून और बेचैनी है। विवान गुस्से से उठ खड़ा हुआ, आदित्य ये क्या मजाक है, यह मेरी शादी है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, फिर झनक की तरफ बढ़ा। झनक तुम इस शादी से खुश हो, बताओ मुझे, यह सच बोलो। झनक का चेहरा फीका पड़ गया, उसके दिल में अकेले सवाल उठ रहे थे। वह मंडप के फूलों को देखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवान ने कदम बढ़ाते हुए कहा, होते हुए कौन हो। बीच में बोलने वाले आदित्य एक कदम आगे बढ़कर बोला, मैं वो हूँ जो झनक का सच्चा दोस्त है और जो उसे समझता है। तुम सिर्फ एक मजबूरी हो। विवान तुम्हें झनक की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों विवान का चेहरा लाल पड़ गया और उसने बोला, बकवास बंद करो। यह पर आदित्य ने सुना है नहीं उसे
और कहते हैं झनक की आंखों में डाल के और झनक का वहीं दूसरी तरफ विहान के घर में लगेगी आग और बुरी तरह से फंसेगी झनक। उसे जाकर अनिरुद्ध बचाने वाला है। जी हाँ, जिसे देखकर अनिरुद्ध दोस्तों डाउट हो चुका है उस विहान को, शायद यह झनक है, फिर भी वह नहीं बताता है। अनिरुद्ध के जेब में हमेशा झनक की एक फ़ोटो होता है। वह अचानक से गिर जाता है और वह फ़ोटो विवान की भाभी सेजल के हाथ लग जाती है और वो मौका ढूंढ रही थी कैसे करके भी नवी को और नवी बहू को सबका सामने नीचे दिखाने की। तो सेजल जो वो फ़ोटो को जाकर विवान के माँ को दिखाती है। विवान के माँ झनक को बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए कह देता है कि यह फ़ोटो तो नीचे गिरी थी, इसलिए मैंने उठा के रखा था, क्योंकि फ़ोटो के ऊपर किसी के पैर लग जाती है तो फ़ोटो ख़राब हो जाती। फिर भी अनिरुद्ध की बातें सुनकर विवान की माँ शांत हो जाती है और अनिरुद्ध को नहीं पता कि यह झनक है किस, लेकिन उसे लग रहा है शायद वह झनक को शक्ति से दूसरी तरफ झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसी तरह उसे लगता है अनिरुद्ध के नज़र से खुद को नहीं बचा पाएगी। जैसे करके भी सरजी देख लेंगे कि फिर अचानक कमरे में आग लग जाती है। लेकिन झनक को यह बात पता नहीं है कि घर वाले को पता है कि विवान के कमरे में आग लग चुकी है। फिर कुछ देर बाद आग की गर्माहट झनक को महसूस होती है। झनक कमरे से निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अचानक दरवाज़ा लॉक हो जाता है। फिर झनक के पास कोई और दूसरी रास्ता नहीं बचता, तो वो चिल्लाने लगती है और झनक की आवाज़ विवान और अनिरुद्ध सुनते हैं। जैसे आकर देखते हैं कि विवान के कमरे में बहुत आग फैल चुकी है। विवान अनिरुद्ध को कहता है कि प्लीज़ यहाँ मेरे पत्नी अवनी को कैसे करके भी बचा लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अनिरुद्ध को भी अजीब सा महसूस हो रही है कि दरवाज़ा तो तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी आंखों खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि झनक बुरी हालत में बेहोश होकर ज़मीन में गिरी पड़ी है और उनके कपड़े में भी आग लग चुकी है। यह सब देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध तुरंत जाकर झनक के कपड़े की आग बुझा के झनक को अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर आता है। तभी अभी भी यह झनक बेहोश है और अनिरुद्ध पूछता है विवान, क्या यह तुम्हारी बीवी है? तो विवान कहता है हाँ अनिरुद्ध, यह मेरी बीवी अवनी है और अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर विवान से अनिरुद्ध कहता है कि विवान तुम झूठ बोल रहे हो,